गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साम्य अवस्था के हम सेकंड वीडियो में चलते हैं। जैसा कि इक्विलिब्रियम स्टेज के अंतर्गत आप लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन यानी उत्क्रमणीय क्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय क्रिया, साम्य अवस्था क्या होती है और साम्य अवस्था बंद पात्र में क्यों लागू होती है, ये फर्स्ट वीडियो में आपने देखा। अब हम सेकंड वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, क्रिया नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एक द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम होता क्या है? इस नियम को गुल्डबर्ग और बागे ने प्रस्तुत किया था। गुल्डबर्ग और बागे इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ध्यान दीजिए, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के अपक्रिया की दर, किसी पदार्थ की अपक्रिया की दर, अपक्रिया की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान की, उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती। ये सक्रिय द्रव्यमान क्या चीज होती है, एक्टिव मास क्या चीज होता है, इसके बारे में आपको इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में अकॉर्डिंग टू टाइम चर्चा करेंगे। सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती या किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, या किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थों के, अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों की, सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के गुणनफल के समानुपाती होती है। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी अनुक्रमणीय भी होनी चाहिए। ताप स्थिर है तो किसी पदार्थ की अपक्रिया की दर अभिकारी पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, या किसी रासायनिक अपक्रिया की दर अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक, इसके बारे में भी हम चलते हैं। पहले हम सक्रिय द्रव्यमान के बारे में चर्चा करेंगे। सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है? सक्रिय द्रव्यमान या मोल सांद्रता कर सकते हैं। हेडिंग है आपकी एकांक प्रवस्था या तन विलयन में, ध्यान दीजिए, एकांक प्रवस्था या तन विलयन में, ये आपकी हेडिंग, इधर आपकी हेडिंग, एकांक प्रवस्था या तन विलयन में, एकांक प्रवस्था या तन विलयन में किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता, किसी पदार्थ
की मोलर सांद्रता किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता को उसका क्या कहते हैं? सक्रिय द्रव्यमान। एकांत अवस्था या तन विलयन में किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता को उसका सक्रिय द्रव्यमान कहा जाता है। एकांत अवस्था है तो विलयन में किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता को उसका सक्रिय द्रव्यमान कहा जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको बड़े क्वेश्चन में प्रदर्शित करते हैं। जैसे ए का सक्रिय द्रव्यमान दर्शाना है, जैसे ए का सक्रिय द्रव्यमान अगर हमें दर्शाना है तो हम क्या करेंगे? ए को बड़े कोष्ठक में से दिखाएंगे, बी को दिखाना है तो बी को बड़े कोष्ठक में दिखाएंगे। कोई भी अगर आपका कंपाउंड से अगर उसके एक्टिव मास को हमें इंडिकेट करना है तो उसको हम बड़े कोष्ठक में कर देंगे। तो सक्रिय द्रव्यमान बराबर होता क्या है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी द्रव्य उत्पादक नियम का आपको अनुप्रयोग कैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होते हैं उस चीज को हम बता रहे हैं। परिचित सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है? सक्रिय द्रव्यमान की डिफिनेशन आपने देखा, सक्रिय द्रव्यमान बराबर सक्रिय द्रव्यमान बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ की मोलों की संख्या अपान आयतन, इसका विलयन का आयतन इन लीटर। मोलों की संख्या बराबर क्या होती है? किसी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर होती है उस पदार्थ का भार। मोलों की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं? उस पदार्थ का भार बटे उस पदार्थ का अणुभार, भार बटे अणुभार, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? सक्रिय द्रव्यमान बराबर लिख सकते हैं आप पदार्थ का भार मोलों की संख्या की जगह उस पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, तो सक्रिय द्रव्यमान बराबर होता है। सक्रिय द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? सक्रिय द्रव्यमान की इकाई, सक्रिय द्रव्यमान की इकाई यानी मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर, मोल प्रति लीटर, या कह सकते हैं मोल इनटू लीटर इनवर्स। एक इकाई सक्रिय द्रव्यमान की एक इकाई होती है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी उठेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं एक पात्र जिसका आयतन 3 लीटर है, इस पर बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स उठेंगे। एक पात्र जिसका की आयतन 3 लीटर है, उसमें कोई पात्र है, इसका आयतन जो है, आयतन इसका 3 लीटर है, इसमें N2 का 14 ग्राम और H2 का 4 ग्राम है। तो इन कंपोनेंट्स के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के सक्रिय द्रव्यमान की गणना करें। तो नाइट्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का भार अपान नाइट्रोजन का अणुभार, और ये जो आयतन है गैसियस मिक्सचर का या पात्र का,
वो आयतन भार और आयतन L2 का सक्रिय द्रव्यमान आ जाएगा। H2 का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करना है तो H2 का भार 4 ग्राम है, H2 का भार 2, H2 का भार 4, H2 का भार 2 और नीचे आयतन 3 लीटर। आयतन दोनों के लिए कॉमन रहेगा ना, 3-3 लीटर आयतन दोनों के लिए कॉमन रहेगा। तो अगर सक्रिय द्रव्यमान के क्वेश्चन आपके लिए आते हैं तो आप उसे बहुत आसानी पूर्वक हल कर सकेंगे। अब हम चलते हैं द्रव्यपाती क्रिया नियम के प्रयोग के आधार पर। द्रव्यपाती क्रिया नियम का हम प्रयोग देखते हैं। जैसा कि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया द्रव्यपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो हम एक रिएक्शन लेते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए रिएक्शन ए जैसा कि पिछले में अभी आप सक्रिय द्रव्यमान की परिभाषा लिख रहे थे, तो उसमें गैस प्रवस्था या तंग विलयन में जो एकांक प्रवस्था आपको बताया गया था, वो उसको आप गैस प्रवस्था लिख लीजिएगा। गैस प्रवस्था या तंग विलयन में किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता, गैस प्रवस्था या तंग विलयन में किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता को उसका सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। जैसे कि रिएक्शन ले रहे हैं हम, ए गैसीय स्टेट में, बी गैसीय स्टेट में, यहाँ फॉर्मेशन आप सी प्लस डी, यहाँ पर डी, ठीक। ये रिएक्शन है उत्क्रमणीय क्रिया। जैसा कि अग्रक्रिया, यहाँ पर क्या होगा, अग्रक्रिया की अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अग्रक्रिया की दर, इसमें अग्रक्रिया कौन सी है, ए और बी मिलकर के सी और डी बना रहा है, ए आपकी अग्रक्रिया है। अग्रक्रिया की दर, अग्रक्रिया की दर, अग्रक्रिया की दर, इसको हम डिनोटेट करेंगे आरएफ। प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, बोलो, आरएफ प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आरएफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ ए। अभी अभी हमने बताया कि अगर सक्रिय द्रव्यमान को दिखाना है तो उसको आप इंडिकेट कर देना कैपिटल कोष्ठक में इनटू एक्टिव मास ऑफ बी, ठीक है। यही होगा ना आरएफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी, यानी आरएफ प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। अब प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक नियतांक लेंगे, आरएफ इक्वल टू केएफ एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। ओके, अब यहाँ केएफ क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से बना दीजिए। केएफ जो है अग्र अपक्रिया का वेग स्थिरांक है, अग्र अपक्रिया का, अग्र अपक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक। के अपक्रिया का वेग स्थिरांक। इसी तरह विपरीत अपक्रिया, पश्च क्रिया, प्रतीक अपक्रिया, विपरीत विपरीत अपक्रिया की दर प्रोपोर्शनल, विपरीत अपक्रिया की दर को आरबी से डिनोटेट करेंगे, आरबी प्रोपोर्शनल टू किसके, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए और बी मिलकर के सी और डी बना रहे हैं। अग्र अपक्रिया के लिए ए और बी अब क्या रखे हैं और सी और डी क्या है, उत्पाद है। लेकिन पश्च अपक्रिया में क्या होगा, सी और डी पुनः आपस में संयोग करके ए और बी बना रहे हैं। इसका मतलब कि पश्च अपक्रिया के लिए ध्यानपूर्वक, पश्च अपक्रिया के लिए सी और डी अभिकारक का कार्य करेगा, ए और बी किसका कार्य करेगा, उत्पाद का कार्य करेगा। पश्च अपक्रिया के लिए सी और डी अभिकारक हो जाएंगे, रिएक्शन उल्टा हो गया है। तो विपरीत अपक्रिया की दर आरबी प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ सी इनटू एक्टिव मास ऑफ डी, क्योंकि पश्च अपक्रिया के लिए सी और डी अभिकारक है और ए और बी क्या है, उत्पाद है।
तो सी और डी, इसको ऐसे लिख सकते हैं आरबी प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ सी इनटू एक्टिव मास ऑफ डी। उसी तरह आरबी बराबर एक नियतांक लेंगे प्रोपोर्शनल हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक नियतांक लेंगे, हमने के भी लिया है, तो एक्टिव मास ऑफ सी इनटू एक्टिव मास ऑफ डी। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। तो जहां के बी क्या है, के बी बराबर है विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ये चीज हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। साम्यावस्था में क्या होता है? साम्यावस्था में जैसा कि आपने डिफिनेशन में देखा है, साम्यावस्था में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अग्रक्रिया की दर इक्वल टू परस्क्रिया की दर। अग्रक्रिया की दर क्या होती है? वो परस्क्रिया की दर के बराबर हो जाती है। साम्यावस्था में आर्यक बराबर किसके होगा? आरबी। आर्यक क्या है? आरबी क्या है जाने? आर्यक का मान कितना है? आर्यक बराबर क्या है? केएफ। यहां पे लिख लीजिए केएफ एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। आरबी की जगह क्या लिख सकते हैं? केबी, क्योंकि आरबी बराबर देखिए आप, आरबी बराबर केबी एक्टिव मास ऑफ सी इनटू एक्टिव मास ऑफ डी। आरबी बराबर क्या लिख सकते हैं यहां पे? केबी एक्टिव मास ऑफ सी इनटू एक्टिव मास ऑफ डी। फिर आप नियतांकों को एक तरफ ले और सक्रिय द्रव्यमानों को एक तरफ ले जाए, तो केएफ बटे केबी, केएफ बटे केबी बराबर क्या हो जाएगा? एक्टिव मास ऑफ सी इनटू एक्टिव मास ऑफ डी अपान एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। तो केएफ बटे केबी को हम क्या कर सकते हैं? केसी कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब कि मोलर सांद्रता के रूप में साम्य स्थिरांक, ठीक है। केसी क्या है अभी हम लिख दे रहे हैं, तो केसी बराबर क्या हो गया? एक्टिव मास ऑफ सी इनटू एक्टिव मास ऑफ डी अपान एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी, जहां केसी बराबर क्या है? उपरोक्त प्रक्रिया का साम्य स्थिरांक है। अब साम्य स्थिरांक की डिफिनेशन दीजिए। अब साम्य स्थिरांक की आप डिफिनेशन दीजिए। क्या है कि किसी उत्क्रमणीय क्रिया के, ध्यान दीजिए, किसी उत्क्रमणीय क्रिया के अग्र एवं पश्च अक्रियाओं के वेग स्थिरांकों के अनुपात को, के अब क्या है? के अब जो है आपका अग्र क्रिया का वेग स्थिरांक है और के बी क्या है? वह पश्च क्रिया का वेग स्थिरांक है। के अब अग्र क्रिया का वेग स्थिरांक है, के बी क्या है? पश्च क्रिया का वेग स्थिरांक है। तो किसी उत्क्रमणीय क्रिया की अग्र एवं पश्च क्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात को उस उत्क्रमणीय क्रिया का क्या कहते हैं? हम रासायनिक साम्य स्थिरांक कहते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे, किसी उत्क्रमणीय क्रिया के, किसी उत्क्रमणीय अक्रिया के अग्र एवं पश्च अक्रिया के, अग्र एवं पश्च अक्रिया के वेग स्थिरांकों का अनुपात, अग्र एवं पश्च अक्रिया के वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक का अनुपात उस रासायनिक अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहलाता है। अनुपात उस रासायनिक अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहलाता है। उस रासायनिक अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहलाता है। अग्र एवं पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का अनुपात क्या कहलाता है? उस रासायनिक अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहलाता है।
तो इस तरह दरअनुपाती क्रिया नियम के आधार पे कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी रासायनिक समीकरण रहेगा, आप इस तरह डिराइव कर सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है 2a ना, इसी पर देख लीजिए आप लोग। और जैसा कि केस रहेगा अगले वीडियो में देंगे। जैसे यहाँ पे 2a आ गया, ओके, यहाँ पे 2a आ गया। जब यहाँ पे 2a मॉलिक्यूल्स आ गए ऐसे, ठीक, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर a का पावर कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर आप a का पावर कर देंगे। जहां जहां पे रहेगा आपका, अब जहां जहां ये रहेगा यहाँ पर a का पावर कर देंगे, यहाँ पर a का पावर कर देंगे, a से ना, a से पावर a से कर दीजिएगा, ठीक है, a से इसका पावर कर दीजिएगा, ठीक। या b, अगर b के 2 रहेंगे तो b का पावर कर दीजिएगा। अगर a के 3 रहेंगे, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो a को a का पावर a का क्यूब कर दीजिए। 4 रहेगा तो 4 कर दीजिए, ठीक। या कोई ऐसे अगर हम कह दें यहाँ पे PCl5 है तो a की जगह PCl5 कर दीजिए। या 2 मॉलिक्यूल्स PCl5 या 3 मॉलिक्यूल्स PCl5 या 4 मॉलिक्यूल्स PCl5 तो 4 मॉलिक्यूल्स PCl5 पावर को कर दीजिएगा। या यहाँ पे जैसे हमने कह दिया कि C है, C के बजाय बाय द वे आपका NH3 रहे। अगर एक मॉलिक्यूल NH3 है तो NH3 को एक्टिव मास के रूप में कोष्टक में कर दीजिएगा। NH3 का 3 मॉलिक्यूल्स रहेगा तो NH3 को कोष्टक में करके घातीय 3 कर दीजिएगा। 4 रहेगा तो 4 कर दीजिएगा। इस तरह के बहुत सारे रिएक्शन आपको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास रिएक्शन पर ड्राइव करने के लिए आ सकते हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाए तो किताबों से खोज करके सॉल्व करिएगा। जो भी अगर समस्या होगी तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे।